So, welcome to this wonderful learning training. I'm going to give you some wonderful tips which are low cost or no cost, which you can use to boost your profit. और एक साल में आप अपना प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा कर सकते हैं। क्या ये कोई जादू नहीं है? दिस इज ऑल स्ट्रेटजीज। अगर ये स्ट्रेटजीज में से कुछ भी आप यूज करेंगे, आप उसको देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट आ रहा है। ओके, सो ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी आप अपना सब कुछ काम छोड़ के, डिनर छोड़ के, टीवी छोड़ के और वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। दैट शोज कि आपका अपने बिजनेस में कितना ज्यादा डेडिकेशन है, एंड आई लव दैट। सो वेलकम वंस अगेन। नाउ, पिछले कुछ सालों में एमएसएमई का बड़ा शोर है, एंड दे से दैट एमएसएमई इज द ग्रोथ इंजन ऑफ न्यू इंडिया। अब ये मालूम नहीं न्यू इंडिया क्या है, ओल्ड इंडिया क्या है, बट डेफिनेटली एमएसएमई जो है वो इंडिया का ग्रोथ इंजन है। और क्यों? क्योंकि 6.33 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो अनरजिस्टर्ड हैं। तो यू कैन इमेजिन कि कितने सारे एमएसएमईज इंडिया में हैं। और एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया के जीडीपी का 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ओके, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर सेक्टर है इंडिया में। और 40% जो टोटल एक्सपोर्ट्स है इंडिया का, दैट इज फ्रॉम एमएसएमईज। बट इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर होने के बावजूद इस सेक्टर की पोजीशन क्या है, इसके हाल क्या है? एक सर्वे कंडक्ट किया था कंसोर्शियम ऑफ इंडियन एसोसिएशंस, और उन्होंने पाया कि 72% MSMEs आर आइदर इनटू लॉसेस और आर स्टेगनेंट सिंस लास्ट 5 years। पिछले 5 साल में या तो स्टेगनेंट है MSMEs 72%, और या लॉसेस में है। तो ऐसा क्यों है? बहुत सारे कारण हैं। फंडिंग की शॉर्टेज है, फैसिलिटीज पूरी नहीं मिलती, एमएसएमईज की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, गवर्नमेंट अनाउंस बहुत कुछ करती है बट प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं। खैर, जो भी है, अगर और कहीं से कुछ नहीं होता तो आपको तो अपना काम करना ही पड़ेगा, आपको अगर अपना बिजनेस ग्रो करना है तो। आप में से बहुत सारे लोग मेरे को जानते नहीं होंगे, तो मैं बता दूं शॉर्ट में। मेरा नाम है BM अग्रवाल। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 47+ years of experience. I'm also an author. I'm the founder and CEO of IPO Care. During my 47 years of experience, I've been involved in mentoring MSMEs in bank loans, institutional loans, funding. I also published a weekly newspaper called Money Media during the 90s for around 8 years. Okay. I have been advisor to dozens of SMEs in their IPOs. I was the sole advisor and helped Cantabil Retail India Limited, Cantabil आप सब जानते होंगे, उनका 105 करोड़ का IPO हमने किया था। We have got a team of professionals, merchant bankers, investors, etc., etc. Okay. I'm also the author of these 3 books. If you want to buy, you can go to our website. ये सारी की सारी Amazon पे available है, right? Now, I'm on a mission to help at least 1,000 SMEs to achieve growth in their business through SME IPOs and mentoring them. Okay? तो क्या होगा, कैसे होगा? अब होता क्या है कि आप लोग दिन भर बिजी रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक। वो एक गाना है ना, सुबह से लेके शाम तक, शाम से फिर सुबह तक मुझे प्यार करो। तो आप अपने बिजनेस से प्यार करते हैं, और सुबह जल्दी आपका बिजनेस का वर्क डे शुरू हो जाता है, और देर रात तक कभी फोन, कभी क्लाइंट्स, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी डिस्पैच, कभी मटेरियल्स नहीं है, कभी लेबर की प्रॉब्लम है। दुनिया भर की प्रॉब्लम से आप जूझते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। और रिजल्ट क्या होता है? मंथ एंड पे आपका अकाउंटेंट या आपका सीए बोलता है कि प्रॉफिट तो है नहीं, और है तो बिल्कुल नाम मात्र का प्रॉफिट। तो ऐसा क्यों? कुछ तो कारण होंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन कारणों को कैसे दूर किया जाए, आपके बिजनेस में लो कॉस्ट और नो कॉस्ट स्ट्रेटेजीज लगा करके प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप अकेले नहीं हो ऐसे।
जितने एमएसएमईज हैं 99% इसी सिचुएशन में रहते हैं। रीजन बीइंग सिस्टम्स नहीं है। वो सोचते हैं सिस्टम बड़ी कंपनी के लिए होता है। नो माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम हर एक के लिए है। अगर आप आपके पास एक या दो वर्कर भी हैं तो भी आप सिस्टम्स लगा सकते हो। तो ऐसे सिस्टम्स भी है कि जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। बड़ी आसानी से उन सिस्टम्स को आप यूज कर सकते हो और उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट आपके बिजनेस में बहुत जल्दी नजर आना शुरू हो जाए। ओके, तो आइए बात करते हैं अब हार्ड वर्क को लोग समझते हैं मेहनत करूंगा तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, बट हार्ड वर्क इज नॉट हाई प्रॉफिट। हाई प्रॉफिट आता है स्ट्रेटेजी से, स्ट्रक्चरिंग से, प्रॉपर माइंड लगा करके, स्ट्रेटेजी लगा करके अगर ढंग से बिजनेस आप करेंगे इसी बिजनेस को, तो इसमें प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, टर्नओवर बढ़ती चली जाएगी। ओके, मेरे पिछले 46 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में हजारों एमएसएमईज के साथ मेरा वास्ता पड़ा और एक चीज मैंने पाया कि सब में कॉमन है। वो कॉमन चीज क्या है कि हार्ड वर्क तो बहुत है, बहुत मेहनत करते हैं, बट प्रॉफिट मिसिंग। क्यों? कारण वही है कि स्ट्रेटेजी नहीं है, सिस्टम्स नहीं है। अगर आप सिस्टम से काम करेंगे डेफिनेटली आपका प्रॉफिट और टर्नओवर दोनों चीज बढ़ेंगे। ओके, आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे कि आप कैसे जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। राइट ना, आपके बिजनेस में बहुत सारी लीकेज है। अब आप मान लो आपने एक पाइप लगा रखा है आपका टैंक भरने के लिए और उस पाइप में जगह जगह लीकेज है, तो आपका टैंक कितनी देर में भरेगा? या आपके टैंक में ही लीकेज है तो उधर से पानी आप भर रहे हो, उधर से लीकेज में जा रहा है, तो आपका टैंक कभी भरने वाला नहीं है। बट उन लीकेज को, उन लीक्स को अगर आपने रोक दिया तो डेफिनेटली आपका टैंक भरेगा। ओके, अब ये लीक्स क्या हो सकती हैं? ये लीक्स हो सकती हैं कि आप फॉलो अप प्रॉपर नहीं करते हो, पुअर फॉलो अप है। एक बार फोन किया क्लाइंट को या व्हाट्सएप किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया या उसका जवाब एनकरेजिंग नहीं आया तो आप उसको छोड़ देते हो। आपके ऑफर्स जो है वो क्लियर नहीं है। हम सब कुछ हमारे पास मिलता है, हम बेस्ट हैं। अरे सारे लोग बोलते हैं हम बेस्ट हैं। आप बेस्ट है ये आपको दिखाना है, सिर्फ कहना नहीं। ओके, और लो रिपीट सेल होती है। एक कस्टमर आया, उसमें से कुछ जितने कस्टमर हैं उनमें कुछ ही कस्टमर रिपीट बाइंग करते हैं आपसे, रिपीट सेल होती है आपकी। बाकी जो है वो एक बार परचेज करते हैं और उसके बाद वापस मुड़ के कभी आते नहीं। तो हर बार नए कस्टमर ढूंढने में आपको बहुत तकलीफ होती है, बहुत कॉस्टिंग आती है। तो रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम है जो आपको रोक के रखती है, स्टक रखती है एमएसएमईज को। आपके ऊपर प्राइस का प्रेशर रहता है। कस्टमर हमेशा बोलता है रेट ज्यादा है, रेट कम करो, ये करो वो करो। कॉस्ट आपकी बढ़ती जाती है, प्राइसेस आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं। उसके भी कारण है, अभी बताऊंगा मैं आपको। ओवर डिपेंडेंस ऑन लोन, लोन पे आप निर्भर करते हैं। जब जरूरत हुई कोशिश करते हैं पैसा और मिल जाए बैंक से और लिमिट बढ़ जाए, बट आप ये नहीं जानते कि ये लोन का जो ट्रैप है ये नेवर एंडिंग प्रॉब्लम है आपके लिए। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आप समझते हैं लोन लेना एक सोल्यूशन है। नहीं, लोन लेना चाहिए बट सोच समझ के लेना चाहिए। जब तक उस लोन का रिटर्न आपको इंटरेस्ट जो देंगे उससे ज्यादा रिटर्न मिलता है तब तक तो है फायदा। और अगर जितना इंटरेस्ट आप देंगे उतना रिटर्न आप नहीं ले पाते उस लोन से, तो वो लोन आपके लिए एक सिरदर्दी बन जाएगा। बट स्टिल, अगर आपका काम बिना लोन लिए ही चले तो वो कैसा रहेगा, उसके बारे में भी एक शॉर्ट चीज में आपको बताऊंगा। फिर रैंडम ग्रोथ होती है। कभी बिजनेस में ग्रोथ हुई, कभी नहीं हुई, कभी नीचे चला गया, कभी ऊपर चला गया, क्योंकि आपने ग्रोथ को डिजाइन नहीं किया। रैंडम ग्रोथ है आपकी, जो कभी होती है कभी नहीं होती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से डिजाइन करके, स्ट्रक्चर करके आगे बढ़ेंगे तो आपकी ग्रोथ जरूर होगी और फास्टर होगी। ओके, नाउ अब ज्यादातर एमएसएमई स्टक क्यों रहते हैं? एमएसएमईज इंडिया की बैकबोन है बट अंडर सर्व्ड हैं मोस्टली एमएसएमईज। उनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलती। और अगर ऑनेस्टली देखें
तो आपको सब कुछ करना होता है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिजनेस फ्रॉम A to Z। बट जब आप फंस जाते हैं तो आप वही बैंक में भागते हैं लोन लेने के लिए। वो कोई सोल्यूशन नहीं है, एक ग्रोथ प्लान नहीं है। ग्रोथ प्लान की जगह ये प्रेशर प्लान है। जैसे जैसे आपका लोन बढ़ता जाएगा आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ओके। फिर प्रॉफिट जो है वो रैंडम होता है, नहीं होता है, होता है नहीं होता है, डिजाइन नहीं करते हैं आप उसको। और आप अगर उसको प्रॉपर तरीके से डिजाइन करेंगे तो प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। राइट नाउ, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं ये सारी चीजें देखने के लिए? आई विल बी गिविंग यू 10 स्ट्रेटजीज के जो अगर आप यूज करेंगे, 10 की 10 चाहे ना भी यूज करें, उसमें 2-3 भी आपने यूज कर ली तो आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया। और 10 की 10 अगर आपने यूज कर ली तो आपका प्रॉफिट डबल से ज्यादा विद इन 1 ईयर हो जाएगा। तो आर यू रेडी? सीखने के लिए तैयार हैं तो लिखिए फटाफट मी, जल्दी से लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए मी। क्लियर हो रहा है जो मैं बोल रहा हूं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है ना? कुछ मैं टिपिकल टेक्निकल लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहा हूँ। ओके नाउ, प्रॉफिट बूस्टर फ्रेमवर्क। 10 स्ट्रेटजीज मैं आपको दूंगा, प्रॉफिट बूस्टर स्ट्रेटजीज, जो या तो लो कॉस्ट है या नो कॉस्ट है। ओके, इसमें से 2-3 भी आपने यूज कर ली तो आपका बेड़ा पार। राइट। फर्स्ट फर्स्ट स्ट्रेटजी है इंक्रीज योर प्राइसेस बाय 10 to 15%। अब आप बोलोगे थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे जी प्राइसेस पे प्रेशर रहता है, कस्टमर बोलता है महंगा है महंगा है महंगा है। कस्टमर बोलता है महंगा है महंगा है, बट अगर 10% प्राइस आपने हाइक की तो आपको 40-50% प्रॉफिट इंक्रीज होता है। अब ये करेंगे कैसे? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मोस्टली एमएसएमईज जो हैं वो अंडर चार्ज करती हैं प्राइस प्रेशर में। कस्टमर बोलता है प्राइस कम करो, हम आपका कंपटीटर ये फला फला जो है वो इतने में दे रहा है, आप इतना महंगा लगा रहे हो। आप डर के मारे प्राइसेस कम करते हो या कम रखते हो। तो ये डरना कब तक चलेगा? डर डर के जिए तो क्या जिए? बिजनेस करना है खुल के करेंगे ना, डर डर के बिजनेस नहीं होता। तो आपको करना क्या है कि अगर आपने 10% प्राइस इंक्रीज किया और 40-50% प्राइस का आपको बेनिफिट, 40-50% प्रॉफिट इंक्रीज में मिला, अगर आपने ढंग से किया तो क्या बुरा है? बढ़िया चीज है ना। अब कैसे करेंगे? रीपोजिशन योर वैल्यू। आपको महंगा नहीं दिखना है, आपको कॉस्टली नहीं दिखना है। प्राइस बढ़ाने से कस्टमर एक बार सोचता है महंगा है, बट आपको रिपोजिशनिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, उसकी वैल्यू को बढ़ा हुआ दिखाना है। उसके लिए कैसे करेंगे? आप एक्सपेंसिव नहीं दिखना है, वैल्यूएबल दिखना है। तो वैल्यूएबल दिखने के लिए आपको क्या करना है? या तो आप बंडलिंग कीजिए, आपके प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट साथ में ऐड कर दीजिए, थोड़ी प्राइस बढ़ा दीजिए, या गारंटीज ऐड कर दीजिए उसके साथ में। अब गारंटी में आपकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही, और मोस्टली अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, यू आर कॉन्फिडेंट, तो आपको गारंटी देने में प्रॉब्लम नहीं है और नहीं होनी चाहिए। बट जब आप गारंटी देते हैं तो कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर और बढ़ जाता है कि हाँ ये तो गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, वो चाहे टाइम गारंटी हो सकती है, रिप्लेसमेंट गारंटी हो सकती है, या सर्विस गारंटी हो सकती है, या एक्सचेंज गारंटी हो सकती है। किसी भी तरह की गारंटी जब आप देते हैं तो आपके कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ता है। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रहे हो और आप अकेले हैं जो गारंटी दे रहे हैं, तो आपका 10% 15% प्राइस हाइक बिल्कुल लोगों को चुभेगा नहीं। आपका कस्टमर खुशी खुशी आपका प्रोडक्ट लेगा। ओके। फिर ऑफर को इस तरह से करिए कि आपका प्रॉफिट बढ़ता जाए और कस्टमर को वो चुभे नहीं, क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट का परसेप्शन परसेप्शन ऐसा बनाना है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है, इनकी सर्विसेज बेटर हैं, ये गारंटी देते हैं। जब ये सब चीज नजर आएगी तो 10% प्राइस इंक्रीज चुभेगा नहीं कस्टमर। ओके। और जो अच्छा कस्टमर है नॉर्मली वो 10-5% प्राइस हाइक के लिए आपको छोड़ने वाला नहीं है।
शोर मचाएगा जरूर, एक बार बोलेगा प्राइस बढ़ा दिया आपने, ये क्या है वो क्या है, बट अगर वो रियली ढंग का कस्टमर है तो वो छोड़ेगा नहीं। ठीक है। अब इसको प्रॉपर वे में करना है। अगर प्रॉपर वे में नहीं किया, सीधा तुगलकी फरमान आपने कर दिया, हाँ जी कल से 10% प्राइस बढ़ जाएगी, तो बात बनने वाली नहीं है। ओके। एक्सपेंसिव नहीं दिखना है, वैल्यूएबल दिखना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ओके। दूसरा है आपका जो सेल्स सिस्टम है, सेल्स इंजन है, उसमें लीकेज है जगह जगह। जो मैंने एग्जांपल पहले भी बताया आपको कि आपका वाटर टैंक में अगर लीकेज है तो वो भरेगा ही नहीं कभी। उधर से पानी आता रहेगा, उधर से लीकेज में से निकलता रहेगा, कभी भी टैंक भरने वाला नहीं है। तो अगर इन लीकेजेस को आप रोक देंगे तो डेफिनेटली आपका बेनिफिट होगा, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ओके। नाउ इनको कैसे रोकना है, कहां पे ये लीक्स हो सकते हैं। लीड्स आ रहे हैं बट सेल्स नहीं हो रही, आपके पास इंक्वायरीज आ रही हैं, कन्वर्ट नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं तो कोई कमी है ना। उन कमियों को आपको आइडेंटिफाई करना है और उन कमियों को दूर करना है। ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं लीकिंग फनल। आपका जो सेल्स फनल है, सेल्स मशीन है, सेल्स सिस्टम है, उसमें जगह जगह लीकेज है। फॉलो अप नहीं होता, या फॉलो अप होता है तो प्रॉपर नहीं होता। एक दो बार क्लाइंट को व्हाट्सएप किया या कॉल किया, उसके बाद छोड़ दिया। आपको एक चीज बता दूं, ये स्टडी एक हुई और वो स्टडी कहती है कि आपका कोई कोई किसी का भी कोई कस्टमर एक बार में या दो बार में इम्प्रेस नहीं होता, ट्रस्ट नहीं करता, और जब वो 5-6 बार आपके टच में आता है तब वो आपसे ट्रस्ट करने लगता है और तब वो परचेज करता है। ओके। अगर कोई क्लाइंट, अगर कोई कस्टमर आपको टाइम नहीं दे रहा, आपका व्हाट्सएप नहीं देख रहा, आपकी कॉल अटेंटिवली नहीं सुन रहा, तो वो आपसे कभी परचेज नहीं करेगा। एग्जाम्पल मैं आपको बड़ा सिंपल सा बता दूं, सपोज आपने एक टीवी खरीदना, आप शोरूम में गए, दो शोरूम में गए, तीन शोरूम में गए, हर शोरूम में 15-20 मिनट, आधा घंटा आपने लगाया। अब जिस सेल्समैन ने जिस शोरूम में आपको अच्छे से अटेंड किया और आपको बिजी रखा, आधे घंटे पौने घंटे, ये प्रोडक्ट है, इसकी ये खूबियां हैं, आपका आपका इससे फायदा क्या होगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आपका ट्रस्ट बनता है। सर इसमें गारंटी भी है, सर हम इंस्टॉलेशन फ्री करेंगे, सर हम ये करेंगे, तो आपका ट्रस्ट बढ़ता है, यार ये शोरूम अच्छा है, यहाँ से ही मुझे टीवी लेना चाहिए, तो आप वहीं से लेंगे। आपने चार शोरूम और देखे या तीन शोरूम और देखे, मगर वहां पे आपका ट्रस्ट नहीं बना, क्योंकि आपने उन शोरूम्स को टाइम नहीं दिया। आपने यहाँ टाइम दिया, इसलिए आप उसको पैसे भी दोगे। तो जो कस्टमर आपको टाइम नहीं देता वो आपको पैसे नहीं देगा, मतलब आपसे परचेज नहीं करेगा। ओके। फॉलोअप जो है वो क्लैरिटी के लिए होता है। फॉलोअप कोई आप स्पैमिंग नहीं कर रहे हो, उसको तरीके से फॉलो अप करेंगे। अब हमारे जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनको हम ये इसके फॉलो अप के फॉर्मेट्स भी देते हैं कि कैसे कैसे आपने फॉलो अप करना है। ओके। तो क्लाइंट एक्सपीरियंस आपको बेटर मिलता है, और क्लाइंट को आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट्स और आपकी सर्विसेज और उनकी खूबियों के बारे में जानने का मौका मिलता है। ओके। और हर चीज का इम्पैक्ट है, हर चीज का असर होता है आपके बिजनेस पे। अगर क्लाइंट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, भाग जाएगा। अगर आपका फॉलोअप अच्छा नहीं है, भाग जाएगा। अगर आपका ऑफर क्लियर नहीं है तो भाग जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा, अरे सिंपल है यार। अब बहुत सारे लोग होते हैं, वी आर द बेस्ट, वी सप्लाई बेस्ट क्वालिटी, वी आर 20 years ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट। ये सब चीजें जो हैं, इससे क्लाइंट इंप्रेस नहीं होता है। क्लाइंट ये जानना चाहता है, कस्टमर ये जानना चाहता है कि आपके प्रोडक्ट से उसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है या क्या बेनिफिट उसको होने वाला है। अगर आपने उसको वो पिक्चर दिखा दी, तस्वीर दिखा दी कि अगर हमारे प्रोडक्ट से आपकी ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, तो वो डेफिनेटली इम्प्रेस होगा और आपका प्रोडक्ट खरीदेगा और बार बार खरीदेगा। ओके। अब लोग सोचते हैं ज्यादा लीड्स चाहिए। ज्यादा लीड्स आपको नहीं चाहिए, आपको क्वालिटी लीड्स चाहिए।
और थोड़ी लीड्स में भी अगर क्वालिटी लीड्स हैं तो वो बहुत अच्छी हैं, और फिर प्रॉपर फॉलोअप, प्रॉपर सिस्टम से उनको नर्चरिंग करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। ओके, हाँ। बेटर कन्वर्जन आपको करना है, जो लीड्स आई, जो कस्टमर इंक्वायरीज आई, उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल करेंगे तो कन्वर्जन रेट बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे कन्वर्जन रेट बढ़ेगा टर्नओवर भी बढ़ेगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ओके, ना अब ये क्यों? क्योंकि अगर पुअर फॉलोअप है दैट मीन्स आपका रेवेन्यू लॉस हो रहा है। अगर आपने प्रॉपर फॉलोअप किया तो जो कस्टमर आपको डाइसी लग रहा था कि ये लेगा या नहीं लेगा, उसमें से मोस्टली कस्टमर आपसे परचेज करेंगे। तो प्रॉपर जब आप फॉलोअप आपने किया तो डेफिनेटली वो कस्टमर, वो इंक्वायरी कस्टमर में कन्वर्ट होती चली गई। ओके, कहा जाता है कि फॉर्चून इज इन द फॉलोअप। अगर आपने फॉलोअप किया तभी आपको प्रोग्रेस होगी आपके बिजनेस की, तभी आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी। अगर फॉलोअप पुअर है तो ग्रोथ बहुत मुश्किल है। ओके, अब अगर फॉलोअप पुअर है तो आप बहुत सारी सेल्स लूज कर देते हैं, मिस कर देते हैं। एक बार और उसको बात की होती, उसको एक्सप्लेन किया होता, उसको पूछा होता कि उसको क्या कमी नजर आ रही है, क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है, उसके डाउट्स को दूर किया होता, तो डेफिनेटली वो आपसे सेटिस्फाई होता, उसका ट्रस्ट बनता, और एक बार ट्रस्ट बनता तो नेचुरली वो आपका कस्टमर बन जाता। ये सारा गेम बिजनेस जो है वो ट्रस्ट पे चलता है। अगर कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो वो आपसे कभी भी खरीदेगा नहीं। एक कहा जाता है कि KLT सिस्टम होता है। के मीन्स आपको वो जानता है, एल मीन्स आपको लाइक करता है, और टी मीन्स आपको ट्रस्ट करता है, तो वो आपका पक्का कस्टमर बन जाता है। ओके, ना अब आपने फॉलोअप सिस्टम को डिजाइन करना है, अपने सेल्स फनल को ऑडिट करना है, यानी उसको एग्जामिन करना है कि उसमें कहाँ कहाँ लीकेज है। लीड्स कम आ रही हैं, इंक्वायरीज कम आ रही हैं, या जो आ रही हैं वो प्रॉपर उनको फॉलोअप नहीं किया जा रहा, कितनी कन्वर्जन हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। तो अगर आपने मॉनिटरिंग की, उनको प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया, तो उसमें कोई खर्चा नहीं लग रहा है आपका। ओके, फॉलोअप किया, कन्वर्जन देखा, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके कस्टमर की LTV यानी लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। अब लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है? लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है? एक कस्टमर एक बार आया और परचेज करके चला गया, दोबारा आया नहीं, तो अब नए कस्टमर के लिए आपको फिर से एफर्ट करना पड़ेगा। पर अगर आपके 10%, 20%, 30%, 50% क्लाइंट ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेड परचेज आपसे करते हैं, तो उसमें आपको एफर्ट कम लगता है, क्योंकि उन कस्टमर्स का आपके ऊपर ऑलरेडी ट्रस्ट बन चुका है। तो उस ट्रस्ट का बेनिफिट ये है कि आप कम कॉस्ट में उन कस्टमर्स को सर्विस या प्रोडक्ट दे सकते हैं। आपको नया कस्टमर लाने में तो खर्चा करना पड़ता है, ऐड है और दूसरे तरीके हैं, बट वही कस्टमर अगर ट्रस्ट करके आपसे बार बार परचेज कर रहा है तो आपकी कम कॉस्ट में प्रॉफिट और टर्नओवर दोनों बढ़ रही है। इसको बोलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर। एक कस्टमर लाइफ टाइम में कितना आपसे परचेज करे। ओके, नाउ वीक ऑफर, अगर आपका ऑफर वीक है तो भी लो कन्वर्जन होगा। तो अपने ऑफर को स्टडी करिए, देखिए उसमें क्या आप चेंज कर सकते हैं, उसको कैसे इंप्रेसिव, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आपका ऑफर अट्रैक्टिव नहीं होगा, क्लाइंट को ऐसे नहीं लगेगा कि हाँ ये बेस्ट ऑफर है, तो भाग जाएगा, आपके पास टिकेगा नहीं। ओके, तो ऑफर को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके ही आप उसको एक बेटर ऑफर बना सकते हैं। ओके, और आपको इस तरह से ऑफर बनाना है कि आपका प्रोडक्ट उसको ज्यादा वैल्यूएबल लगे। राइट, अब अगर आप कस्टमर को रिटेन नहीं करते हैं, आपका कस्टमर या तो वैसे भाग गया या एक बार परचेज करके दोबारा नहीं आया, तो हर बार आपको कॉस्ट नई लगानी पड़ेगी नए कस्टमर लाने के लिए। ओके, तो आपने अगर हर कस्टमर की LTV यानी लाइफ टाइम वैल्यू को ट्रैक किया,
तो आप समझ सकते हैं कि बिना ज्यादा कॉस्ट के आपको कितना फायदा हो सकता है ना। ना, अब रिपीट सेल्स मींस लेस एक्सपेंसेस एंड मोर प्रॉफिट्स। ये तो आप भी एग्री करेंगे इस बात से कि अगर एक कस्टमर या 4 कस्टमर या 10 कस्टमर आपसे रिपीटेडली रिपीटेडली परचेज करते हैं तो उसमें आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ती है, आपका प्रॉफिट बढ़ता है, आपका टर्नओवर बढ़ता है। ओके, ना अपसेल टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, ये थर्ड स्ट्रेटेजी है कि जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको अपसेल कीजिए। अब अपसेल क्या है, लोग समझते हैं कि एक कस्टमर ने, सपोज आपका कपड़े का शोरूम है, एक कस्टमर आया, उसने एक पर्टिकुलर कपड़ा पसंद किया और आप उसको बोलते हैं सर एक इससे बढ़िया और भी है, वो दिखाऊं क्या? तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। होगा ये कि या तो समझ में उसको आ गया, फिर तो वो बोलेगा ठीक है, नहीं तो उसको लगेगा ये मुझे फंसा रहा है, मुझे जबरदस्ती महंगी चीज देना चाहता है। ये अपसेल नहीं है। अपसेल है कि जो प्रोडक्ट उसने लिया उससे एसोसिएटेड या लिंक्ड प्रोडक्ट आप उसको और ऑफर कर सकते हैं। जैसे सपोज एक कंपनी है, वो प्रिंटर बेचती है। ओके, तो प्रिंटर जब आपने खरीदा तो वो आपको ऑफर कर सकता है कि सर इसके साथ अगर आप हमारी कार्ट्रिज भी खरीदेंगे तो आपको 2 कार्ट्रिज पे हम 15% का 20% का डिस्काउंट दे देंगे। तो उसमें प्रिंटर तो उसने परचेज कर ही लिया आपसे, अब वो 10-20% डिस्काउंट के उस लालच में, और उसको कार्ट्रिज तो चाहिए जब वो प्रिंटर यूज करेगा, तो 90% चांसेस नहीं तो 80% चांसेस हैं कि वो आपसे कार्ट्रिज भी खरीदेगा। अब ये कार्ट्रिज बेचने के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगाई, नया कस्टमर नहीं लाए, उसी कस्टमर को आपने एडिशनल प्रोडक्ट बेच दिया। ओके, तो ये जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट ऑलरेडी ट्रस्ट कर रहा था आपसे, उसने आपसे परचेज किया, उसको आपने एक और प्रोडक्ट साथ में दे दिया या 2 प्रोडक्ट और साथ में दे दिए, इसी को कहते हैं अपसेल। ठीक है, अब अपनी टीम को आपने ट्रेन करना है ताकि वो स्मार्टली क्लाइंट को सजेस्ट कर सके, क्लाइंट को ये ना लगे, कस्टमर को ये ना लगे कि ये मुझे जबरदस्ती ये चीज चिपका रहा है। ओके, वो कह सकता है कि सर वुड यू लाइक टू ऐड दिस विद द प्रोडक्ट विच यू आर बाइंग। अब सपोज कोई टीवी खरीद रहा है तो उस टीवी के साथ का कवर है या कुछ और प्रोडक्ट है, या उसके साथ साथ डीवीडी प्लेयर है, हालांकि आजकल डीवीडी प्लेयर तो कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ फोन पे ही हो जाता है, और ओटीटीज हैं। बट सिम उसकी ऐसे कोई प्रोडक्ट हो जो उसके साथ एसोसिएटेड हो, तो वो आप अपसेल कर सकते हैं। ओके, तो ये एक लाइन सिर्फ जो आपके सेल्समैन ने, आपकी सेल्स टीम ने अगर पोलाइटली तरीके से स्मार्टली कस्टमर को बोली कि सर इसके साथ क्या ये आप ये चीज भी लेना पसंद करेंगे, तो आपका ऑर्डर जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। एक जोक बना हुआ है मार्केटिंग की दुनिया में कि एक शोरूम में, बहुत बड़ा शोरूम था, उसमें एक नया सेल्समैन रखा गया। शाम को मैनेजर ने पूछा उस सेल्समैन से कि आपने कितनी सेल की। वो सेल्समैन बोला सर मैंने एक सेल की। मतलब बस सिर्फ एक सेल। बड़ा मैनेजर खफा हो गया, गुस्सा हो गया। उसको पूछता है पर कितने की सेल की? बोला सर 95 लाख की। हाँ? बोला हाँ। बोला कैसे? बोला एक कस्टमर आया था सिर दर्द की गोली लेने के लिए, तो मैंने उसको सिर दर्द की गोली दी। फिर मैंने उसको सजेस्ट किया कि सर अगर आप फिशिंग करने जाएं तो कहा जाता है कि फिशिंग करने से सिर दर्द नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता, तो आपको स्ट्रेस की भी दवाई लेनी चाहिए। तो मैंने उसको स्ट्रेस की भी दवाई दे दी। फिर बोला फिशिंग करने के लिए मेरे पास तो फिशिंग रॉड नहीं है, हुक नहीं है। बोला मैंने भी वो उसको भी वो दे दिया। फिर मैंने कहा सर आप वहां फिशिंग करने जाएंगे लेक पर, तो आप रेस्ट कहाँ करेंगे? तो मैंने उसको एक टेंट भी दे दिया। फिर कभी जाएंगे कैसे? तो आपको एक बोट भी चाहिए,
अगर बीच में जाके लेक के बीच में आपने शिपिंग करनी है तो एक बोट भी चाहिए। तो इस तरह करते करते उसने एक ही कस्टमर को, जो एक सिरदर्द की गोली लेने आया था, 95 lakhs की उसको सेल कर दी। एंड मैनेजर वाज सो हैप्पी, उसने बोला भैया तू मेरी कुर्सी पे बैठ जा, तेरे जैसे ही मेरे को सेल्समैन चाहिए, ऐसा ही मुझे स्टाफ चाहिए। तो ये एक हालांकि जोक है, बट इस जोक में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से कस्टमर को अपसेल करते हैं तो आपका बिजनेस कहीं का कहीं पहुंच सकता है। ओके, नाउ अब जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो ये है कि जो आपके लो वैल्यू क्लाइंट्स हैं उनको आप कट कर दीजिए, हटा दीजिए, छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो कस्टमर होते हैं ना, ये आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपका दिमाग खा जाते हैं, और आपको कभी प्राइस पे, कभी किसी चीज पे, कभी सर्विसिंग पे आपको परेशान ही करते रहेंगे। ओके, जो कुछ ये ऐसे क्लाइंट हैं जो टाइम और एनर्जी ड्रेन करते हैं, उसको अगर आपने हटा दिया तो आपकी कितनी एनर्जी और कितना टाइम बचेगा जो आप अच्छे कस्टमर्स पे, उनकी सर्विस पे लगा सकते हैं, और उसका क्या आपको बेनिफिट हो सकता है। ओके, अब जो ऐसे कस्टमर हैं वो अक्सर पेमेंट भी लेट करते हैं, नेगोशिएशन भी बहुत करते हैं, छोटी छोटी कंप्लेंट्स करते रहते हैं, ये नहीं था सर, उसके ऊपर टेप नहीं लगा हुआ था सर, आपने एड्रेस प्रॉपर तरीके से साफ साफ नहीं लिखा तो कुरियर वाला जो है वो 4 जगह घूम के फिर मेरे पास पहुंचा, वगैरह वगैरह। मतलब तो ये 80-20 रूल अगर आप जानते हो तो आपके बिजनेस में आपके 20% क्लाइंट आपको 80% सेल देते हैं। ये सिस्टम, ये फॉर्मूला 80-20 का हर जगह अप्लाई होता है। और जब आपको ये चीज अगर समझ में आ गई कि आपके 20% जो टॉप क्लाइंट्स हैं वो आपका 80% बिजनेस दे रहे हैं, और आपने फोकस सिर्फ अच्छे क्लाइंट्स पे करना शुरू कर दिया, तो जो छोटे वाला क्लाइंट है या तो वो सुधर जाएगा, और या वो अगर जाएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यू विल बी सेविंग ए लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी विच यू कैन यूज इन सर्विसिंग द गुड क्लाइंट्स। ओके, नाउ अब जो इनको छोड़ दिया आपने, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जो छोटे क्लाइंट्स हैं, तंग करने वाले क्लाइंट्स हैं, उनको अगर आपने छोड़ा और फोकस किया बड़े क्लाइंट्स पे, तो पर बहुत सारे सोचते हैं यार क्या करें, क्लाइंट तो क्लाइंट है, उसकी सुननी पड़ती है, कस्टमर तो कस्टमर है। हमें इंडिया में सिखाया जाता है कस्टमर भगवान का रूप होता है, भगवान का रूप होता है, मगर कई बार वो भगवान के रूप में शैतान भी होता है। तो ऐसे जो शैतान है उनको छोड़ देने में ही भलाई। ओके, नाउ अगर जो बेटर फिट बायर्स हैं उन पे आप फोकस करेंगे तो क्या फायदा होगा। हमारे क्लाइंट था, इंडस्ट्रियल सप्लाई करता था वो, उसने ऐसे 3 क्लाइंट छोड़ दिए जो तंग करने वाले थे। बहुत टाइम उसका बचना शुरू हो गया, जिस जो उसने यूज किया अपने अच्छे क्लाइंट्स को सर्विस देने में, और उसका बिजनेस 6 महीने में डबल हो गया, उसका प्रॉफिट 6 महीने में डबल हो गया, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। उसने सिर्फ 3 क्लाइंट छोड़े और बिजनेस डबल हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिना सोचे समझे क्लाइंट छोड़ दो, बट आप सोचो, एनालाइज करो और आगे बढ़ो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सिर्फ काम करने से, नए क्लाइंट लाने से बिजनेस नहीं बढ़ता, कुछ क्लाइंट छोड़ने से भी फायदा रहता है। ठीक है? अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है फोकस ऑन हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स। आपके 2 प्रोडक्ट हैं, 4 प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट हैं, 6 प्रोडक्ट हैं, 15 प्रोडक्ट हैं। ओके, हर प्रोडक्ट इक्वल बिजनेस नहीं करता है। सपोज आपके पास 12 आइटम, और उसमें से ये 3 या 4 ऐसे आइटम हैं जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देते हैं, दे आर मोस्ट प्रॉफिटेबल। तो आपका फर्ज क्या ये नहीं बनता, क्या आप उन 3-4 प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। तो आप उन्हीं 3-4 प्रोडक्ट्स को प्रमोट करिए ना। अब बहुत सारे लोग ऐड करते हैं, और ऐड में हम ये भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है, कुछ भी नहीं लेता। अगर उसकी जगह आपने एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया
तो उसको अगर वो प्रोडक्ट समझ में आता है तो वो आपसे लेगा। अगर आपने उसको 4 6 10 चॉइसेस दे दी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और कहीं और चला जाएगा। ओके, तो आपको फोकस उन प्रोडक्ट्स पे रखना है जो हाई मार्जिन आपके प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मोर मार्जिन इज इक्वल टू लेस एफर्ट। कम मेहनत कम एफर्ट में आप ज्यादा मुनाफा ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं हाईली वैल्यूएबल जो आपके हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं उनसे। ओके, नाउ जो लो मार्जिन प्रोडक्ट हैं उनको या तो आप छोड़ दो या उन पे फोकस मत करो। बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो कोई बात नहीं, बट डोंट फोकस ऑन प्रमोटिंग दैम। उनको प्रमोट नहीं करना, राइट। एक फर्नीचर का शोरूम था, हमारा क्लाइंट था वो। उसके पास कॉफी टेबल थी 8,000 रुपए की और सोफा था 25,000 रुपए का। ओके, बट कॉफी टेबल की सेल थी 30% उसके टोटल सेल में से, और सोफे की सेल थी 8%। तो उसने सोफा को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया और हर जगह कॉफी टेबल्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीवेयर। रिजल्ट क्या हुआ कि 3 महीने के अंदर अंदर रेवेन्यू तो नहीं उसका बढ़ा, बट प्रॉफिट डबल हो गया। क्यों? कि वो हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट था और उसको ज्यादा बढ़ाने से डेफिनेटली टर्नओवर बढ़ी ना बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ गया। ओके, नाउ अब आपने क्या करना है कि जो आपके 3 या 4 या 2 जो हाई अर्नर प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना है। 80-20 रूल्स यहां भी अप्लाई होता है कि 20% ऑफ योर प्रोडक्ट विल गिव यू 80% ऑफ प्रॉफिट्स। सारे प्रोडक्ट उतना प्रॉफिट नहीं देंगे, तो क्यों फोकस करना लो प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट्स पे। डिस्कार्ड बेशक मत करिए, बट उनको प्रमोट मत करिए। प्रमोट किसको करें? जो हाई मार्जिन वाले, राइट। ना, स्ट्रेटेजी नंबर 6, कलेक्ट पेमेंट्स फास्टर। ज्यादा प्रेशर नहीं देते हैं क्लाइंट पे, भाग जाएगा। नहीं भैया, नहीं भागता। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपके ऊपर उसका ट्रस्ट है, तो आपने जितना उसको डील देनी है तो आप देते रहिए। वो तो आपका पैसा, कॉस्ट आपकी है, पैसा आपका है, वो एंजॉय कर रहा है। आपने शुरू किया किसी कस्टमर को उधार देना 30 डेज का बोल के, और 2-4 महीने में आपने देखा कि वो 30 डेज का 35 हो गया, फिर 40 डेज हो गया, फिर 60 डेज हो गया, फिर 70 डेज हो गया, बढ़ता चला जा रहा है क्रेडिट पीरियड। तो इस तरह से अगर चलेगा तो आप तो बैंक से लोन उठाते रहेंगे, ब्याज भरते रहेंगे, आप जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं वो सारा इंटरेस्ट में जाता रहेगा। है कोई फायदा ये बिजनेस करने का? तो क्लियर आपने अपने कस्टमर से पेमेंट टर्म सेट करनी है। 30 डेज मीन्स 30 डेज, 31 भी नहीं। ओके, और उसको रिमाइंडर भेजने हैं टाइमली, सर आपकी पेमेंट परसों ड्यू हो रही है, 3 दिन बाद ड्यू हो रही है, पोलाइटली। और अगर नहीं देता है तो फिर रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। तो बुक्स में अगर प्रॉफिट है और आपके बैंक में नहीं दिख रहा है या आपके कैश में नहीं दिख रहा है, तो उस प्रॉफिट का कोई फायदा नहीं है। होता क्या है कि मोस्टली बिजनेसेस में ये देखा है कि उनके सन्ड्री डेटर्स यानी रिसीवेबल्स बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और एक ऐसा दिन आता है कि वो लोन ले लेके उनको उधार देते हैं। तो ये बिजनेस का तरीका नहीं है दोस्त। आपको अगर प्रॉपर तरीके से करना है तो आपने रिकवरी सिस्टम, कलेक्शन सिस्टम को इम्प्रूव करना है डेली। डिले इन कनेक्शन इज कैश फ्लो स्ट्रेस। अगर कलेक्शन आपकी डिले होगी तो आपका कैश फ्लो गड़बड़ा जाएगा। ओके, तो पेमेंट टर्म्स को सही से सेट करिए, ऑटोमेटिक सिस्टम सेट कर दीजिए। पेमेंट इतने में नहीं आई इतने दिन में तो उसको रिमाइंडर जाएगा, फिर 4 दिन बाद जाएगा, फिर 7 दिन बाद जाएगा, फिर 3 दिन बाद जाएगा, मेल जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपने एसओपी बनाना है हर चीज के लिए, कि अगर इतने दिन में ये चीज नहीं होती है, इतने टाइम में नहीं होती है, तो ये प्रोसीजर आगे फॉलो होगा। कोई कॉस्टिंग नहीं लग रही है आपकी, वही व्हाट्सएप आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, बिजनेस व्हाट्सएप। ओके, फोन भी आपके पास है, ईमेल भी आप यूज करते हो।
वही सब चीजें जो हैं वो उसमें यूज करनी है, कोई कॉस्टिंग नहीं बढ़ रही है, बट आप देखेंगे कि आपका कैश फ्लो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, और बेटर कैश फ्लो मींस बेटर प्रॉफिट्स। ओके, नाउ अब एक नोएडा का हमारा क्लाइंट था, उसके 12 लाख फंसे हुए थे रिसीवेबल्स में। हमने उसको व्हाट्सएप और ईमेल रिमाइंडर्स तरीके से सेट करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए वो सजेस्ट किया। उसने ऑटोमेशन लगाई कि इतने दिन में पेमेंट नहीं आई तो व्हाट्सएप चला जाएगा, फिर ईमेल चली जाएगी, फिर फोन कॉल चला जाएगा, और थोड़ा सा कि सर अगर इतना पेमेंट, इतने दिन में पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट लग जाएगा आपको। तो हुआ क्या कि उस 12 लाख में से 8 लाख 6 हफ्ते के अंदर अंदर क्लियर हो गए। यानी कहाँ 12 लाख का उसका आउटस्टैंडिंग थी, रिसीवेबल्स थे, जो 4 लाख रह गए सिर्फ 1.5 महीने में। बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर जब उसके पास अगर कैश आ रहा है, पेमेंट्स आ रही हैं, तो नेचुरली उसका इंटरेस्ट कॉस्ट बच रहा है, बैंक को जो इंटरेस्ट दे रहा था वो बचना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज प्रॉफिट। ओके, सॉरी। अब सातवीं स्ट्रेटेजी है इम्प्रूव योर फर्स्ट इंप्रेशन, बिकॉज यू नेवर गेट ए सेकंड चांस। कहा जाता है ना, फर्स्ट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका पास कोई कस्टमर आता है, कोई क्लाइंट आता है, और उसको पहला इंप्रेशन ही गलत पड़ता है, तो वो भाग जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट इंप्रेशन क्या हो सकता है? आपकी वेबसाइट अगर ढंग से नहीं बनी हुई है, प्रोफेशनल नजर नहीं आती है, पौच पौच है, तो सोचेगा यार इनकी वेबसाइट ही ऐसी है तो बिजनेस भी ऐसे ही होगा, भाग जाएगा वो। ओके, बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं व्हाट्सएप पे पिचिंग करते हैं। अगर आपकी व्हाट्सएप मैसेजिंग अच्छी नहीं है, आपके ब्रोशर्स अगर अच्छे नहीं हैं, तो क्लाइंट टिकेगा नहीं। क्लाइंट मुश्किल से शुरू में 8-10 सेकंड आपको देता है। अगर 8-10 सेकंड में आप उसकी निगाह में चढ़ गए तो वो आगे पढ़ता है, देखता है। अगर 8-10 सेकंड में उसको मजा नहीं आया तो वो भाग जाएगा, फिर वापस 99% चांस है आपके पास नहीं आएगा। ओके, तो आपने अपना फर्स्ट इंप्रेशन को शार्प बनाना है ताकि क्लाइंट भागे नहीं, आपके ऊपर धीरे धीरे उसका ट्रस्ट बनता चला जाए। क्योंकि जब नया आदमी आता है, नया कस्टमर आता है, नई इंक्वायरी आती है, उसके माइंड में आपके ऊपर डाउट्स बहुत ज्यादा होते हैं और ट्रस्ट जीरो होता है। करना क्या होता है कि डाउट्स को मिनिमाइज करते हुए खत्म करना है, और ट्रस्ट को जीरो से बढ़ाते बढ़ाते 100% तक लेके जाना है। ये एक बार में नहीं होता, दिस इज ए मल्टीपल टाइम टचेस का प्रोसेस है। बट अगर फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा नहीं है तो आगे की सारी कहानी गड़बड़ हो जाती है। तो आपकी अगर वेबसाइट ठीक नहीं है तो इसको इम्प्रूव करिए। व्हाट्सएप मैसेज किस तरह से आप भेजते हैं, उसमें इमेजेस लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, वीडियोस लगाते हैं, क्या करते हैं? एक चीज मैं आपको राज बता दूं कि अगर आप अपना फोन उठा करके उसमें कोई ताम झाम करने की जरूरत नहीं है आपको, कैमरा और ये वो लाइन, वो कहते हैं कैमरा साउंड लाइट, ये वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना मोबाइल उठा करके अपना सिंपल मैसेज बट अट्रैक्टिव तरीके से उसमें रिकॉर्ड कर दीजिए, 1 मिनट 2 मिनट का, और उसको क्लाइंट को भेजिए, तो उसका ज्यादा असर होगा। अगर अच्छी पिक्चर्स इमेजेस आप लगा के भेजते हैं उसका ज्यादा असर होगा। कहते हैं द पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। तो आप ये तरीका अगर यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंप्रेशन को इम्प्रूव करना है कैसे? आपकी जो हेडलाइन है, जिसको हुक बोलते हैं, आपके एड में, आपके वेबसाइट में, आपके व्हाट्सएप में, वो अट्रैक्टिव और कैची होनी चाहिए। विजुअल्स यानी पिक्चर्स, तस्वीरें जो लगा रहे हैं, इमेजेस लगा रहे हैं, वो अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया अट्रैक्टिव होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए। ओके, अब आपका जो पिच है और या आपका इंट्रोडक्शन का जो डेक है या आपकी जो वेबसाइट है, उसको आपने एनालाइज करना है। उसमें जहां जहां कमी है उसको आपने ठीक करना है। ओके, और आपने बेनिफिट्स दिखाने हैं। लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के गुण गाने लग जाते हैं, मेरा प्रोडक्ट ये है, मेरा प्रोडक्ट वो है। तो नहीं, क्लाइंट ये जानना चाहता है कि आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस से उसको बेनिफिट क्या होगा,
उसकी कौन सी पेन या कौन सी प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट से दूर हो सकती है, या उसका कितना पैसा बच सकता है, वगैरह वगैरह। अगर आप ये चीज उसके दिमाग में डाल देते हैं अपने मैसेजिंग से, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके ना, फर्स्ट इंप्रेशन को इम्प्रूव करना है सर। अब आपने मगर मान मान लो बोला किसी बिजनेस में कि प्रेजेंटेशन में या वेबसाइट पे या फ्लायर पे कि वी सेल ऑल आइटम्स, प्लीज चेक अवर कैटलॉग, और आपने कैटलॉग भेज दिया, तो आप तो सब कुछ बेच रहे हो, क्लाइंट नहीं आएगा। ओके, उसकी जगह अगर आपने ये कहा कि वी हेल्प सो एंड सो कंपनी in reducing their cost by 12%, 10%, 15% while maintaining quality. Can I send 3 best products? अगर वो आपका क्लाइंट जब ये चीज देखेगा, ऐसा मैसेज देखेगा, तो उसको लगेगा हाँ यार, ये तो कुछ ऐसी चीज है जिससे मेरा 10-12% कॉस्टिंग कम हो जाएगी, मुझे इनसे बात करनी चाहिए। वो आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा और उसमें से लोग कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे जब करते हैं तो कन्वर्जन बढ़ना शुरू हो जाता है। आपने जो एफर्ट किए, जो मैसेज आपकी वेबसाइट पे था या आपके ऐड में था या आपके व्हाट्सएप में भेजा या फ्लायर में भेजा, उसमें कन्वर्जन रेट आपका बढ़ेगा। और कन्वर्जन मींस आपका खर्चा कोई और लग नहीं रहा है और आपका टर्नओवर और प्रॉफिट बढ़ रहा है। ओके, क्योंकि आपके बिजनेस में परसेप्शन, यानी आपके बारे में कस्टमर क्या सोचता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। अब अभी आपको मैं 5 चीजें बताऊंगा जो आपने, ये नेक्स्ट स्ट्रेटजी है कि आपने ये 5 चीजें रेगुलरली ट्रैक करनी है वीकली बेसिस पे, हर हफ्ते। ये 5 चीजें अगर आप ट्रैक करेंगे तो 1-2 महीने में ही आपको इसका असर नजर आने लग जाएगा। ओके, ये क्या चीजें, लीड्स कितनी आ रही हैं, फॉलोअप्स कितने हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, ऑर्डर्स उसमें से कितने लोगों के आ रहे हैं, कितने कस्टमर्स के रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं, और कलेक्शंस टाइमली हो रही हैं या नहीं हो रही। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चीजें अगर आपने प्रॉपर तरीके से ट्रैक की, तो क्या लगता है आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो हर मंडे या हर सैटरडे, जो भी आप दिन चाहें, फिक्स कर लीजिए। और उसका रीजन क्या है, ये काम क्यों करता है ये सिस्टम? क्योंकि जिस चीज को आप नापते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कमी कहाँ है। लीड्स में कमी है, या फॉलोअप में कमी है, या ऑर्डर्स कन्वर्जन में कमी है, या रिपीट्स कस्टमर लाने में हमारी नाकामयाबी है या कामयाबी है, या कलेक्शन डिले हो रही है। तो जो चीज आप फोकस करेंगे वो बढ़ेगी, राइट। तो आपने क्या करना है, ये ट्रैकिंग करनी है, न्यू लीड्स कितनी आई, फॉलोअप हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कैसे हुआ, ऑर्डर्स कितने क्लोज हुए, रिपीट ऑर्डर्स कितने मिले, कैश कलेक्शन कितना हुआ। ये 5 चीजें जब आप ट्रैक करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। नाउ ये 5 चीजें आपने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, न्यू लीड्स कितनी आई, फॉलोअप कितना हुआ, कैसा हुआ, ऑर्डर्स कितने क्लोज किए, रिपोर्ट रिपीट ऑर्डर्स कितने आए, कैश कलेक्शन हुआ नहीं हुआ, कितने परसेंट हुआ, कितने परसेंट रह गया। जब आप इनको करेंगे तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और इसके लिए कोई सीआरएम खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, वो खरीदने की जरूरत नहीं है। ये आप सिंपली व्हाइट बोर्ड पे कर सकते हैं, या एक एक्सेल शीट पे कर सकते हैं, या किसी एक डायरी में कर सकते हैं। हर हफ्ते आपने अपनी टीम को गैदर करना है, 10 मिनट 15 मिनट का टाइम इसमें लगेगा आपका, कि ये सारी पांचों के पांचों चीजें ट्रैक करने में, और इम्पैक्ट बहुत बड़ा आएगा। ओके ना, स्ट्रेटेजी नंबर 9, व्हाट्सएप है आपके पास, उसको यूज कैसे करते हैं। ओके, अब अगर आपने व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट की, लेबल्स लगाए, स्टेटस लगाया, टेम्पलेट्स लगाई, वो कैसे हैं क्या हैं, उसको अगर आप सुधार देंगे तो आपको क्या लगता है बेनिफिट होगा या नहीं होगा?
होगा ना। अगर टाइमली फॉलो अप किया तो उससे क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट बनेगा, उसके कोई डाउट्स हैं, ऑब्जेक्शंस हैं, वो आपने हैंडल किए, फॉलो अप में ही हैंडल होते हैं। तो आपने अगर उसके ऑब्जेक्शंस को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया, जो उसके डाउट्स हैं उनको रिमूव किया, तो नेचुरली वो आपके साथ जुड़ता चला जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, प्रॉफिट। मोस्टली क्या होता है, लोग बोलते हैं हाय सर। अब हाय सर से क्या होता है, आपने रिमाइंडर डाला हाय सर, आप ये सोचते हैं ज्यादा नहीं, उसको सिर्फ हाय सर से याद दिला दें, उसने देखा हाय सर तो खोलेगा ही नहीं। अगर आपने एक दो लाइन का ढंग का मैसेज उसको डाला होता तो शायद वो उसको पढ़ता, शायद वो आपके पास लौट के आता, शायद वो आपको ऑर्डर देता। तो ये सारा सिस्टम सेट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इंडिया में 90% बिजनेस जो है एमएसएमईज में वो व्हाट्सएप पे होता है। तो आप व्हाट्सएप यूज कर ही रहे हैं, बिजनेस व्हाट्सएप यूज करिए, और थोड़ा अगर आपने एपीआई ले लिया, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ उसको, बट हाँ, बिजनेस एपीआई अगर आप लेते हैं व्हाट्सएप का, तो आपको उससे बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आप उसमें सीक्वेंस बना सकते हैं। एक मैसेज गया, उसके बाद उसने कोई इंक्वायरी की, बटन्स होते हैं उसमें, उसने बटन दबाया, उसमें फिर आपने डिटेल भेज दी, फिर उसने जो मांगा वो आपने भेज दिया, तो कन्वर्जन बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो इसको बड़े स्मार्टली यूज करिए, इसका फायदा उठाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टूल है। और आने वाले टाइम में फेसबुक ग्रुप का है व्हाट्सएप, तो फेसबुक ग्रुप यानी बेटा, वो ये कोशिश कर रहा है लगातार कि व्हाट्सएप का यूज बिजनेस में बढ़ता चला जाए। ठीक है ना। आपने क्या करना है, यूज इट फॉर लीड कैप्चरिंग भी आप इससे कर सकते हो, व्हाट्सएप से। इससे फॉलो अप भी कर सकते हो, क्लाइंट से फीडबैक भी ले सकते हैं, और अगर प्रॉपर ढंग से आपने क्लाइंट को सर्विसिंग की तो क्लाइंट रिटेन भी होगा आपके पास, रुकेगा भी, रीपरचेज भी करेगा। और हाय सर से काम नहीं चलता है, प्रॉपर मैसेज स्ट्रक्चर करिए, उसको भेजिए। राइट ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी नंबर 10, विन बैक ओल्ड क्लाइंट्स। आप लोग 5 साल से, 10 साल से, 15-20 साल से बिजनेस कर रहे होंगे, बहुत सारे आपके क्लाइंट या लीड्स छोड़ के चले गए होंगे। नॉर्मली ये होता है कि सपोज आपके पास 1000 क्लाइंट आया, उसमें से 600, 700, 800 क्लाइंट भाग जाता है, वापस आपके पास आता नहीं। अगर ये 700-800 क्लाइंट हैं, उनमें से 20-25% क्लाइंट भी वापस आ जाएं, तो एक क्लाइंट लाने के लिए आपको बहुत कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। ओके, उनसे रिकनेक्ट करना है, कुछ वैल्यू उनको देनी है, और उनको पोलाइटली पूछना है, सर आप आजकल आते नहीं हो, आपको क्या कोई दिक्कत हुई तो हमें बताइए, हम उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे, क्यों आप चले गए हमें छोड़ के। ठीक है, थोड़ा आपको कम बैक के लिए उसको इंसेंटिव भी दे सकते हैं, कुछ बोनस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो इसका बेनिफिट होगा। ये काम क्यों करेगा, क्योंकि पास्ट क्लाइंट मींस वार्म लीड्स, वो आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, आपका प्रोडक्ट ले चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ या कोई छोटी मोटी कमी रह गई जिसकी वजह से वो दूसरी जगह चले गए। तो उसमें उनके साथ रिकिंडल, यानी जिसको कहते हैं जो जोत जलाओ, दोबारा से रिकिंडलिंग करो, उनको वापस पुनर्जीवित करो, तो आपको कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, और आपको नई लीड्स लाने की भी जरूरत उतनी नहीं होगी, उन्हीं में से आपके क्लाइंट्स वापस आपके पास जुड़ जाएंगे। ठीक। अब वी मिस यू कैंपेन बहुत बार आपने देखा होगा। मान लीजिए आपने सैमसंग का कोई प्रोडक्ट खरीदा था, और उसके बाद बहुत टाइम से आपने वापस सैमसंग से कोई परचेज नहीं किया, तो लाइक बाटा है और है, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ये मैसेज भेजती रहती है, वी मिस यू। अरे कोई आप उनके प्रियतम नहीं हो, उनके रिश्तेदार नहीं हो, जो आपके फ्रेंड नहीं हो उनके, जो आपको मिस करेंगे। वो आपके पैसे को मिस कर रहे हैं, आपके ऑर्डर्स को मिस कर रहे हैं। तो आप, अगर इतनी बड़ी कंपनीज
वी मिस यू मैसेज भेजती हैं, तो आपको क्या तकलीफ है भेजने में? जो क्लाइंट्स रिपीट नहीं हो रहे, 6-8 महीने हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गए, उसको अगर पोलाइटली आप दोबारा से कांटेक्ट करेंगे और तरीके से मैसेज भेजेंगे, तो उसमें से 20-25% वापस लौट के आपके पास आएंगे, क्योंकि वो आपको जानते हैं। ओके, अब आप ये बताओ, और एक सॉरी कहने में मत हिचकिचाइए। अगर आपसे कोई गलती हुई है या आपकी टीम से कोई गलती हुई है, तो सिंपली से सॉरी सर। एक सॉरी सर बोलने से और ये बोलने से, सर आगे से हम कोशिश करेंगे आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिले, उसका ट्रस्ट वापस जागना शुरू हो जाएगा। तो आपको एक सॉरी बोलने में क्या जाता है भैया, कुछ जाता है क्या? तो ये 10 स्ट्रेटेजी हैं, इसमें से आप कितनी यूज करोगे जरा बताइए चैट बॉक्स में। इन 10 में से आप कितनी यूज करोगे? 10 की 10, या 2, 3, 4, 5, या एक भी नहीं? लिखिए चैट बॉक्स में फटाफट। कम ऑन, सब लोग सो गए क्या भाई? ऑल, बाकी लोग? कुछ लगी ढंग की चीजें, कुछ स्ट्रेटेजी समझ में आ रही हैं कि हाँ ये करने से आपको फायदा होगा? हम्म? और ये सब करना, ये सारी, अगर सारी की सारी स्ट्रेटजीज आप यूज नहीं करते हैं, 2-3 भी यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। ओके, नाउ सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला है दोस्त। रीजन के इट्स ए कंपल्शन नाउ, ये मजबूरी है। अभी जरूरी है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाएं, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर करें, प्रॉपर सिस्टम्स लगाएं। क्यों? क्यों जरूरी है? रीजन भी कि अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे आप बिजनेस करते आ रहे हैं वैसे ही बिजनेस आगे आपका चलता रहेगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पिछले 5 साल में आपने अगर गौर किया हो, तो बिजनेस के तौर तरीके, बिजनेस का सिस्टम बदलता जा रहा है। पहले क्या होता था कि आपका कंपटीशन आप जैसे ही एसएमईज या एमएसएमईज के साथ था। अब कंपटीशन चेंज होता जा रहा है। ओके, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, टाटा, रिलायंस, ये वो, दमानीज, वो छोटे छोटे बिजनेस में घुसना शुरू हो गए। तो उनके पास मनी मसल बहुत स्ट्रांग है, बहुत उनकी डीप पॉकेट्स हैं, बहुत उनके पास पैसा है, बहुत उनके पास मैन पावर है। आपके पास ये कुछ भी नहीं है। जो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो फंडिंग लेकर करके मार्केट में आ रहे हैं, वो भी उनके पास फाइनेंशियल मसल है, उसके बेस पे वो टीम बना लेते हैं। आपके पास ना फाइनेंशियल मसल है और ना टीम है, तो उनके साथ आप compete कैसे करेंगे, कंपटीशन कैसे लड़ेंगे? ओके, और हर फील्ड में वो घुस रहे हैं, हर छोटे बड़े शहर में वो अब उस बिजनेस में घुस रहे हैं। तो वो आपकी कॉस्ट पे ग्रो करेंगे, आपका बिजनेस धीरे 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 घटता जाएगा, वो आपका बिजनेस लेते चले जाएंगे। दो बराबर के पहलवान हो, अगर वो फाइट कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, तो कभी कोई जीत गया, कभी कोई जीत गया, कोई बहुत बड़ा हार जीत का अंतर नहीं होता। मानते हैं ना इस बात को? बट अगर इस तरह की कंपटीशन हो, एक तरफ एक नॉर्मल पहलवान है, दूसरी तरफ सुमो पहलवान है जिसमें बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, यानी वो बड़े कंपनी है, आप छोटी कंपनी हो, तो आप उसके साथ कब तक compete करोगे, कब तक लड़ोगे? लड़ सकते हो क्या? नो। तो आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि आई सरेंडर, सरेंडर करने का मतलब धीरे 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 आपका बिजनेस घटता 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 एक दिन, आगे मैं बोलना नहीं चाहता, या फिर फाइट बैक करिए। या पुष्पा, इस साला डरेगा नहीं, है ना? तो अगर आपने फाइट बैक करना है, सरेंडर करने का मतलब धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाएंगे, और फाइट बैक करने के लिए सिर्फ आप मेहनत से काम चलाना चाहें तो नहीं चलेगा। आप मसल से काम चलाना पड़ेगा आपको, और मसल मींस फाइनेंशियल मसल।
अगर आपके पास फाइनेंशियल मसल नहीं है तो आप इस कंपटीशन में धीरे धीरे हारते चले जाओगे। पैसा आएगा कहाँ से? आपके पास जितना था वो आप ऑलरेडी लगा चुके हो बिजनेस में, और थोड़ा बहुत और भी अगर लगा सकते हो, उससे काम चलने वाला नहीं है। तो आप बोलेंगे सर मैं लोन ले लूंगा। दिस इज रॉन्ग। ज्यादा लोन लेने से आपका बिजनेस आपको बढ़ेगा जरूर, मगर आपको प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। आई हैव सीन के कई बार बिजनेस में लोन लेते हैं लोग, और उसका रिजल्ट क्या होता है, जितना प्रॉफिट आप कमाते हो उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन एज इंटरेस्ट आप वापस बैंक को देते हो, और आपको ईएमआई या रीपेमेंट का प्रेशर, वो आपके ऊपर तलवार हमेशा घूमती रहती है, लटकती रहती है। तो फिर क्या रास्ता है? फिर रास्ता है एसएमई आईपीओ। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप सोचिए इसके बारे में। एसएमई आईपीओ इज ए बेटर वे। और अगर आपको एसएमई आईपीओ करना है तो अभी 2 अगस्त 2 अगस्त को हमारी वेबिनार है। उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप वो वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि एसएमई आईपीओ के क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, तो उसके लिए मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। इस लिंक को क्लिक करेंगे, वहां जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।